शुभ प्रभातम। आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का संयोजन वियोजन और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आज प्रथम दिन है, इसलिए इसका आरंभ संस्कृत के शुरू से करते हैं। यहाँ पर जैसे है संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है सम, दूसरा है कृत। सम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, संस्कारित। कृत मतलब होता है रचना या कृति। इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। संस्कृत का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, संस्कारित, रचना या कृति। संस्कृत देव भाषा है। इसको देव भाषा क्यों कहते हैं? देव भाषा हमारी जितने भी वेद, पुराण, रामायण, चाहे जितने भी काव्य हैं सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेद आदि में जितने भी स्तुतियां हैं सभी संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत को हम लोग देव भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाव को व्यक्त करना। हम अपने भाव को तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं: बोलकर, लिखकर और संकेत के द्वारा। जब हम अपने भाव को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम उसको लिख कर प्रकट करते हैं तो लिखित होता है। और एक संकेत के माध्यम से भी हम लोग अपने भाव को प्रकट करते हैं, वो सांकेतिक कहलाता है। जैसे कोई भाषण दे रहा है तो भाषण देना, गीत सुनना, यह मौखिक रूप हुआ भाषा का। दूसरा है लिखित। कोई पत्र है, समाचार पत्र है, पुस्तक आदि है, वो भाषा का लिखित रूप हुआ। और संकेत के द्वारा भी हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे जो अंधे गूंगे हैं वे इशारे से अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे कहा जाए मुंह पर हाँ उंगली रखा जाए, इसका अर्थ होगा मौन हो। ऐसे कहा जाए उठो, ऐसे बैठो। संकेत के माध्यम से भी हम लोग भाव को व्यक्त करते हैं, अतः सांकेतिक भाषा भी होता है। दूसरा है लिपि। संस्कृत की लिपि क्या है? लिपि लिखने की विधि को कहते हैं, भाषा का मूर्त रूप। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ठीक है। संस्कृत जो है सभी भाषाओं से प्राचीनतम है और इसकी लिपि भी है सबसे प्राचीन है, देवनागरी लिपि। इसका साहित्य भी सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है विश्व का आदि ग्रंथ है जो संस्कृत में ही लिखा गया है। आज हम लोग वर्ण के बारे में सीखेंगे। लिपि हो गया तो इसके बाद हम लोग वर्ण सीखते हैं। वर्ण क्या है? भाषा का मूल इकाई, छोटी छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, या मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के भी हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं, दो भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। लेकिन इसको भी हम लोग वर्ण को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवा। ठीक है। अयोगवा न स्वर है न व्यंजन। ठीक, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार 13 स्वर वर्ण हुआ। व्यंजन वर्ण जो है वो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, क से लेके ह तक का जो वर्ण है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो अयोगवाह है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम लोग अयोगवाह में रखते हैं। यह न स्वर है न व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्वर के भेद समझेंगे। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। एक वर्ण ह्रस्व का एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। कहीं कहीं री का भी प्रयोग होता है। और दीर्घ स्वर में होगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। यह दीर्घ के अंतर्गत आता है। और प्लुत कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। जैसे ओम, बच्चा रोता है तो कहता आ, ऐसे। तो यहाँ ऊ, जो भी जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा उसे हम लोग कहेंगे प्लुत स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है वो उसको भी हम लोग 3 भागों में मुख्यतः बांटे हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म।
कादयो मा अवसानाम स्पर्श, क से लेके म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसमें पांचों वर्ग आता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, व्यंजन वर्ण में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म तीन प्रकार के हैं। स्पर्श वर्ण में क से लेके म तक के वर्ण आते हैं। कादयो म अवसाना मतलब क से आरंभ और म पर अंत, इसमें पांचों वर्ग आते हैं। दूसरा होता है यण, उसको कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में होता है य, र, ल, व, यण अंतस्थ। उसके बाद होता है तीसरा ऊष्म, शल ऊष्म, इसमें होता है तलबिश, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इस प्रकार व्यंजन वर्ण के भी तीन उदाहरण हुए। अयोग व जो है वो है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक श्लोक है, एक श्लोक में सारे परिभाषित हो जाएंगे। जैसे एक मात्रो भवेत हर्ष्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो भवेत प्लूत, व्यंजनम अर्धमात्रकम। मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो स्वर है, जिसमें दो मात्रा का समय लगे वो दीर्घ है, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे वो प्लूत है, और जितना भी व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक है। मतलब मूल शुद्ध व्यंजन जो होगा क हलंत होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण के बाद होता है हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे, क्योंकि हम लोग के पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो पाठ है व्याकरण का, उसमें है वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का संयोजन, वियोजन। तो सबसे पहले हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। कुल 9 सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान जान सकते हैं। उसमें पहला है वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें पहला है काद अकुह विसर्जन्याम कंठ, विसर्जन्याम कंठ। इसका मतलब होगा ओ आ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, ओ आ कवर्ग, ह और विसर्ग। ठीक है, दूसरा है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। इसका मतलब होगा ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और तालव्य श। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा का है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब होगा री री, ह्रस्वली, दीर्घरी, टवर्ग, र और मूर्धन्य श। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा में ऋतु रसानाम मूर्धा, री री, टवर्ग, र और मूर्धन्य श। उसके बाद है ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। इसके अंतर्गत आएगा लृ, कहीं कहीं दीर्घ लृ का भी प्रयोग होता है संस्कृत में, लृ और तवर्ग, ल और दंत स। ठीक है, उसके अंतर आता है उपपद्यमानियम ओष्ठ, उपपद्यमानियम ओष्ठ। इसका अर्थ होता है उ दीर्घु, हर्ष दीर्घु, पवर्ग। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ। नेक्स्ट है दंता। छठा है ओ आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री री री, ए। तो ए दौतो, ए दैतो कंठ तालु। इसका अर्थ होगा ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। नेक्स्ट है सातवां है उदौतो, उदौतो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। इसका अर्थ होगा
ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। हो गया। य र ल व नहीं है, तालव्य से मूर्धन से दंत सा ह हो गया, स्वर वर्ण आ गया, विसर्ग आ गया। तो अभी हम लोग वकारस्य दंत ओष्ठ, व जो है उसका उच्चारण स्थान है वकारस्य दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ मतलब व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों के संयोग से होता है। नौवा है यंगणनम अनुनासिका, अंगणनम यंगणनम अनुनासिका। इसका अर्थ होता है य मतलब पंचमाक्षर जो है उसका उच्चारण स्थान होगा अंग, य, अड़, न और म। इनका उच्चारण स्थान अनुनासिका भी होता है और वर्गीय कंठ तालु मूर्धा आदि भी होते हैं। ठीक है। और लास्ट नौठो यही सूत्र है जिससे हम लोग सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आसानी से समझते हैं और पता लगा लेते हैं। अब है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का संयोजन और वर्णों का वियोजन। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। वर्णों का संयोजन और वियोजन। वर्णों का संयोजन और वियोजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ण में कैसे कैसे हम लोग स्वर वर्ण का प्रयोग करेंगे, तो कैसे उसकी मात्रा होगी। जैसे क हलंत है, इसमें अ जोड़ेंगे तो हो जाएगा क। ठीक है। क हलंत, इसमें आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा का। उसी प्रकार ह्रस्व ई रहेगा तो हो जाएगा बाएं तरफ ह्रस्व ई। क हलंत दीर्घ ई रहेगा तो दाहिने तरफ हो जाएगा की। क हलंत जोड़ री रहेगा तो इसका हो जाएगा क्री। ठीक है। क हलंत उ, पहले उ का लिखिए, उ का हो जाएगा ह्रस्व कु। क हलंत जोड़ दीर्घ उ का हो जाएगा कु। क हलंत जोड़ री का हो जाएगा क्री। क हलंत जोड़ ए का हो जाएगा के। क हलंत जोड़ ऐ का हो जाएगा कै। क हलंत जोड़ ओ का हो जाएगा को। क हलंत जोड़ औ का हो जाएगा कौ। ठीक है। क हलंत जोड़ अनुस्वार का हो जाएगा कंग। और क हलंत जोड़ विसर्ग का हो जाएगा कह। ठीक है। इसके अलावा संयुक्ताक्षर 3-4 मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। उसमें पहला है संयोगी छ, इसका वियोजन होगा क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ, संयोगी छ। त्र का हो जाएगा त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, त्र। ज्ञ का हो जाएगा ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। स्र का हो जाएगा स हलंत तालव्य स हलंत र हलंत अ। इसके अलावा भी जैसे इसको कहते हैं क्रम, ऐसे लिखा हुआ है क्र, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग पदेन। और क में दाहिने तरफ लिया गया है, इसको कहते हैं हलंत। ठीक है। ये दोनों भी ध्यान रखने वाला है। और रेफ को र हलंत कहते हैं। अगर रेफ दिया रहे तो इसको र हलंत कहते हैं। अब आसानी से हम लोग किसी भी शब्द को तोड़ सकते हैं। जैसे वर्णों का संयोजन होता है, 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलाकर जो शब्द बनता है उसे वर्णों का संयोजन कहते हैं। जैसे भारत है, इसको नोट कीजिए। अब जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं भारत, भारत, इसमें 3 अक्षर है। इसको हम लोग इसका वियोजन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे भ हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत
जोड़ अ, जोड़ त हलंत, जोड़ अ। ठीक है, भारत को ऐसे लिखे। उसी प्रकार रहे क्षत्रिय, इसका वियोजन करना होगा तो कैसे करेंगे? क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ, त्र का हो जाएगा त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ह्रस्व ई, और यह का हो जाएगा य हलंत जोड़ अ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे क्षत्रिय। त्रिशूल है मान लीजिए, या ज्ञानी से ज्ञानी लिखना है तो ज्ञानी को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका वियोजन करेंगे तो ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ, ज्ञा जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घ ई। ठीक है, अब पदेन का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। क्रम, इसमें क पदेन है, क के बाद र का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे क हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, क्र म हलंत जोड़ अ। और यही कर्म रहेगा तो लिखेंगे क हलंत जोड़ अ, क रेफ का र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ। इस प्रकार हम लोग वर्णों का वियोजन करते हैं। संयोजन में इसका उल्टा हो जाएगा। संयोजन में जैसे दिया रहेगा वर्णों के संयोजन में रहेगा, जैसे दिया रहे र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ आ जोड़ य हलंत जोड़ अ जोड़ अण हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, तो र हलंत रा मा य णम। ठीक है, तो शब्द बनेगा रामायणम। यहाँ पर क्या हुआ? वर्णों का संयोजन हुआ है, यहाँ पर वर्णों का वियोजन हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए दिया रहे श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ म हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत, क्या बनेगा? श्रीमान, शब्द बनेगा श्रीमान। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण भाषा, लिपि, वर्ण के भेद। उसके अलावा हम लोग सीखे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का संयोजन और वियोजन। होमवर्क में जैसे कुछ प्रश्न देते हैं अभ्यास के लिए, वो आप लोग बनाइए। तो अब जैसे अभ्यास के लिए दिया जा रहा है कुछ प्रश्न। पहला है परिभाषित करें, परिभाषित करें क्या क्या है? तो पहला है वर्ण है, नहीं, सबसे पहला है भाषा, वर्ण भाषा लिपि। ठीक है, वर्ण भेद, वर्ण भेद, फिर स्वर वर्ण भेद, वर्ण भेद, उसके बाद स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक है, उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और नेक्स्ट है वर्णों का संयोजन वियोजन। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान लिखें, और लास्ट है वर्णों का संयोजन वियोजन, वर्णों का संयोजन और वियोजन। ठीक है, वर्णों का संयोजन और वियोजन में जो शब्द दे रहे हैं उसमें आप लोग क्या कीजिए? वर्णों का वियोजन कीजिए और प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। जैसे एक वाक्य है, क्वेश्चन 1 है ये हम लोग का अभ्यास के लिए। हाँ, यहाँ पर हम लोग का होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका वर्ण वियोजन करिए,
वर्ण वियोजन करें, हाँ वियोजन करें, सब अक्षर का शब्द का अलग अलग वर्ण वियोजन होगा, ठीक है, और उनका उच्चारण स्थान लिखें एवं उनका उच्चारण स्थान लिखें। विशेष अभ्यास के लिए हम PDF में डाउनलोड करेंगे, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।